हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रेमेंद्र एक गरीब आदमी था जो गांव में एक स्कूल में प्यून की नौकरी करता। वो अपनी बीवी देवयानी और छोटी बेटी कीर्ति के साथ रहता था। एक दिन घर पर अचानक से आग लग जाती है और देवयानी उस आग में जल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवयानी की मृत्यु के बाद प्रेमेंद्र कीर्ति को अकेले ही संभालता है और उसे एक माँ और पिता दोनों का प्यार देता है। हे कीर्ति बिटिया, ये रहा तुम्हारा टिफिन। आज मैंने तुम्हारी पसंद का बर्गर बनाया है, नए ओवन में बनाया है। तुम्हें पसंद आएगा बिटिया। थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। और तुम दुनिया की बेस्ट बेटी हो बिटिया। प्रेमेंद्र गरीब होकर भी अपनी बेटी को हर एक खुशी देता है। वो ओवर टाइम करने लगता है ताकि वो थोड़े और पैसे कमा सके और बेटी को किसी चीज की कमी न पड़ने दे। जब कीर्ति का जन्मदिन आता है तभी थैंक यू पापा, इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस मुझे गिफ्ट करने के लिए। अब मैं पार्टी में इसी ड्रेस को पहनूंगी और सबको जलाऊंगी। ओके बिटिया, तुम खुश तो मैं खुश। अपनी संतान की खुशी में ही एक पिता की खुशी होती है। कीर्ति अपने जन्मदिन पर वो सुंदर ड्रेस पहनती है। उसके सभी दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। प्रेमेंद्र बहुत अच्छा खाना भी बनाता था और वो अपने हाथों से कीर्ति के लिए उसकी मनपसंद डिशेस बनाकर देता। चलो कीर्ति बिटिया, रात हो चुकी है। मैं तुम्हारी चंपी कर देता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी चंपी नहीं की। हाँ पापा, ये लो तेल की शीशी। प्रेमेंद्र कीर्ति की चंपी करता है और उसकी चोटियां बनाता है। कीर्ति बिटिया, तुम्हारी माँ की तरह तो मैं तुम्हारी चोटी नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मुझसे जितना जो हो सके मैं उतना करता हूँ। पापा सच कहूँ तो आपके कारण मुझे माँ की कमी नहीं खलती। आप मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखते हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो, इतनी अच्छी चंपी करते हो, इतनी सुंदर सुंदर चोटी बनाते हो। मेरी प्यारी बच्ची। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए हर महीने एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठा करने लगता और उसे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजता है। जब कीर्ति बड़ी हो जाती है तभी वो अपने घर और देवयानी के जेवरों को बेचकर पैसे जुटाता है और उसे शहर पढ़ने भेजता है। वो अब एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा होता है। हे ईश्वर, मेरी बेटी को सही सलामत रखना, उसकी रक्षा करना। वो एक अनजान शहर में गई है। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए बहुत प्रार्थना करता है। 2 से 3 सालों बाद कीर्ति की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो शहर में ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है, जहां पर वो उस कंपनी के बॉस माहिर से मिलती है। माहिर और कीर्ति दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। वहाँ गांव में बूढ़ा प्रेमेंद्र जिस स्कूल में इतने सालों से काम कर रहा होता है, वो स्कूल बंद हो जाता है, जिस कारण प्रेमेंद्र अब घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे उसके पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने लगते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? बुलाऊं तो किसे बुलाऊं मदद के लिए? कीर्ति ने भी 3-4 महीनों से फोन नहीं किया। अपने बूढ़े गरीब पिता की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उसे। प्रेमेंद्र बेचारा रोज कीर्ति को फोन किया करता, लेकिन कीर्ति ने उसका नंबर ब्लॉक करके रख दिया था। अब वो एक अमीर आदमी की बीवी हो चुकी थी। कीर्ति, मेरे माँ पापा तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पापा की याद नहीं आती क्या? आती है माहिर, लेकिन अब मेरी लाइफ ने 360 डिग्री का ट्विस्ट ले लिया है। अब मैं अमीर हो गई हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ में अब गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो। That's like my wife. Very good कीर्ति। घमंडी माहिर के साथ शादी करके कीर्ति को भी अब अमीरी का घमंड आ चुका था। प्रेमेंद्र के पास कुछ पैसे नहीं बचते और तभी वो अपनी बेटी को फोन लगाता है, लेकिन बेटी ने तो पिता को ब्लॉक कर रखा था। फिर एक दिन प्रेमेंद्र गांव के टी स्टॉल पर 2 आदमियों को अखबार पढ़ते देखता है और उसमें अपनी बेटी कीर्ति को देखता है, वो भी माहिर के साथ। अरे, ये तो कीर्ति है, मेरी बेटी। ये बिजनेस अवार्ड
बाप रे बाप, मेरी बेटी जीवन में कितनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन लेकिन ये क्या, इसकी मांग में ये सिंदूर, ये क्या लिखा है? माहिर चोपड़ा और उनकी बीवी कीर्ति चोपड़ा को मिला बिजनेस अवार्ड। कीर्ति ने शादी कर ली है, ये जानकर प्रेमेंद्र चौंक जाता है। उसके हाथ से वो अखबार गिर जाता है और वो कुछ देर के लिए स्तब्ध ही रह जाता है। नहीं, मेरी बेटी मुझे इस तरह पराया नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। कीर्ति, ये तूने क्या कर दिया बिटिया? प्रेमेंद्र अखबार से कीर्ति की कंपनी का नाम देख उसका पता ढूंढता है और वो शहर में उस कंपनी में जाता है। जब कीर्ति और माहिर कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तभी प्रेमेंद्र वहां पर सिक्योरिटी को धक्का मारकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घुस जाता है और कीर्ति से बोलता है, कीर्ति बिटिया, ये तूने क्या किया? तुझे मैंने इतने नाजों से पाला और तूने अपने बाप के साथ ये किया। अमीर होने के बाद तू अपने गरीब बाप को ही भूल गई बिटिया। ये तूने सही नहीं किया, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची है बिटिया। कीर्ति और माहिर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि प्रेमेंद्र का ये तमाशा देखकर सारे क्लाइंट्स उठकर मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। ये क्या तमाशा किया आपने? इतनी इंपॉर्टेंट डील थी, आपकी वजह से हाथ से निकल गई। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर फेंकिए। तू अपने बाप को ही बाहर निकाल रही है? हाँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ में आप जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बहुत अमीर हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे अपनी लाइफ में कोई कचरा नहीं चाहिए। निकल जाइए मेरी कंपनी से पापा, और प्लीज भूल जाइए मुझे। अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सिक्योरिटी, इस बुड्ढे को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेमेंद्र को धक्के मारकर बाहर निकालते हैं और वो बुरी तरह गिरता है। वो रोते रोते गांव लौट आता है। अपनी बेटी से मिले इस धोखे को वो सह नहीं पाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाकर खाना बेचने लगता है और पैसे कमाने लगता है। अरे बहुत बढ़िया कढ़ी चावल है परमेंद्र भाई, तुम इतने अच्छे शेफ हो। तुम्हारे इस गुप्त हुनर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ, अरे भाई इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हो, सल्यूट है आपको परमिंदर काका। अब क्या करें, जब अपना ही खून आपको धोखा दे दे तो फिर खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन अचानक से माहिर और कीर्ति का बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद उन्हें बंगला, गाड़ी और अपनी सारी संपत्ति बेचकर उससे नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है और वो कहीं के नहीं रह जाते। तभी अचानक से वो फोन पर वायरल हुए प्रेमेंद्र का वीडियो देखते हैं, जो अपने ठेले पर खाना बना रहा होता है। वो उस वीडियो को देखकर गांव जाते हैं और प्रेमेंद्र से माफी मांगते हैं। मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने अमीरी में इतना घमंड किया जिसकी सजा अब हम भुगत ही रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दीजिए आपकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करने का। प्रेमेंद्र उन दोनों के आंसू पोंछकर उन्हें गले से लगाता है और वो उन दोनों को माफ कर देता है। वो दोनों उसका ढाबा संभालते हैं और उसे आराम करने देते हैं। ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद कीर्ति एक रेस्टोरेंट खोलती है और अपने जीवन में खूब तरक्की करती है और जीवन भर अपने पिता को अच्छे से संभालती है। आरोही एक बहुत ही मेहनती और गरीब चूड़ी वाली थी। वो रात भर लालटेन की रोशनी के साए में चूड़ियां बनाती और अगली सुबह उन्हें बाजार में बेचने जाती। चूड़ियां ले लो, चूड़ियां, रंग बिरंगी चूड़ियां, सुंदर सुंदर कांच की चूड़ियां। अरे वाह, ये चूड़ियां तो बहुत ही सुंदर है। मेरे हाथों में तो और भी खिल उठेंगी। अच्छा सुनो, ये वाला सेट 1 दर्जन दे दो। जी ठीक है, अभी दे देती हूँ। मुझे भी ये लाल और हरी चूड़ियां का सेट दे दो। मानना पड़ेगा जी, इतनी खूबसूरत डिजाइन वाली चूड़ियां तो बड़ी बड़ी दुकानों में भी नहीं मिलती, लेकिन तुम बहुत अच्छी चूड़ियां बनाती हो। हर सुहागन का आशीर्वाद लगेगा तुम्हें, उसकी कलाई जो भरती हो तुम। धन्यवाद मैडम जी। आरोही खून पसीना एक करके कठोर परिश्रम करती। वो अपने पिता जनार्दन के साथ रहा करती। जनार्दन अपाहिज था।
उसे एक आदमी ने अपनी कार से ठोकर मार दी थी, जिस कारण उसका बुरी तरह एक्सीडेंट हो गया और वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गया। जनार्दन की नौकरी छूट जाने के बाद आरोही ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और बचपन में अपनी स्वर्गवासी माँ से सीखी हुई चूड़ी बनाने की कला का इस्तेमाल करके चूड़ियां बनाकर बेचने लगी। आरोही, बिटिया, मुझे कभी कभी अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे कारण तुम्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अब तुम इतना कष्ट भरा जीवन व्यतीत कर रही हो। जिस उम्र में तुम्हें हंसना खेलना चाहिए, उस उम्र में तुम रात रात भर जागकर अपनी आंखें फोड़कर काम कर रही हो। पापा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? पापा, आपको इस सब के लिए शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इस जीवन को जीते हुए बहुत खुश हूँ। और आपके साथ जो हुआ वो तो एक हादसा था। आपने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया है ना, इसीलिए आइंदा से ऐसा ख्याल अपने दिमाग में मत लाइएगा। पढ़ाई लिखाई से बढ़कर मेरे लिए आप हो, आपकी सेहत है, आपका आशीर्वाद है पापा। आरोही, मेरी बच्ची। आरोही रोज सुबह मंदिर में भगवान जी के दर्शन करके बाजार की सड़क पर बैठकर चूड़ियां बेचती। एक दिन अचानक से मंदिर में वो एक लड़के से टकराती है और उन दोनों के गले में वरमाला गिर जाती है। आई एम रियली सॉरी, वो जल्दबाजी में। कोई बात नहीं। उस लड़के का नाम माहिर होता है। माहिर को आरोही से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है और वो उसे प्यार भरी निगाहों से देखते ही रह जाता है। ओह, माई सेल्फ माहिर, माहिर रायचंद। और आप? मेरा नाम आरोही है। आरोही जी, मानना पड़ेगा, बहुत ही खूबसूरत नाम है आपका। आरोही अपने गले में फंसी हुई उस वरमाला को निकालकर वहां से चली जाती है। माहिर एक अमीर आदमी था जो गांव में अपनी हवेली में रहता था। आरोही से मिलने के बाद अब माहिर की रातों की नींद और दिन का चैन दोनों ही खो चुका था। माहिर अगली सुबह मंदिर के बाहर आरोही की राह देखता है। सुबह के 8 बज गए हैं, लेकिन अब तक आरोही जी मंदिर में नहीं आई। क्या हुआ बेटा? कब से देख रहा हूं, तुम किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो क्या? हाँ पंडित जी, वो कल जिस लड़की के और मेरे गले में वो ऊपर टंगी वरमाला गिरी थी, वो लड़की, दरअसल मुझे उनसे कुछ महत्वपूर्ण काम था। अच्छा, वो चूड़ी वाली, वो तो आज सुबह जल्दी ही आकर चली गई। वो बाजार में चूड़ियां बेचती है ना। चूड़ी वाली? अच्छा अच्छा, ठीक है। माहिर फौरन बाजार जाता है। तभी वो वहां पर देखता है कि कुछ आदमी आरोही को सता रहे हैं। अरे चल निकल यहाँ से, तू यहाँ पर चूड़ियां नहीं बेच सकती, ये हमारा इलाका है। अरे निकलती है या तुझे सबक सिखाऊं? हमें बहुत ही रोमांटिक तरीके से सबक सिखाने आते हैं। जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे सता रहे हो? अरे अभी तो सताना शुरू भी नहीं किया है। वो दोनों आदमी आरोही को छेड़ने लगते हैं। तभी माहिर उन दोनों को खूब पीटता है। ये ले, छेड़ेगा लड़की को? अबे बेशर्मो, लड़कियों की इज्जत करना सीखो। मत मारो, लग रही है। माहिर उन दोनों को उठाकर मिर्ची पाउडर की लारी पर पटक देता है और मिर्ची उनकी आंखों पर लगने से दोनों दर्द से कराहने लगते हैं। माहिर तुरंत पुलिस को फोन लगाता है और पुलिस वहां आकर उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। थैंक यू माहिर जी। थैंक यू मत कहिए आरोही जी। आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे रे, उन दरिंदों की मार कुटाई में आपकी आधी चूड़ियां टूटकर बिखर गईं। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको ये लॉस हुआ। मैं इसका कॉम्पनसेशन करता हूँ। ये लीजिए, ये आपके नुकसान की भरती। माहिर जी, आप मुझे ये पैसे मत दीजिए। आपने मेरी जान बचाई है, उसका मोल इन पैसों से कई गुना ज्यादा है, इसीलिए। इतना कहकर आरोही अपना सामान समेट कर वहां से चली जाती है। माहिर और आरोही अब रोजाना एक दूसरे को मिलने लगते हैं। आरोही जी अपने आत्मसम्मान की खातिर मुझसे पैसे नहीं लेंगी, लेकिन अगर मैं उनकी चूड़ियां खरीदूं तो वो जरूर लेंगी। और इसलिए माहिर हफ्ते में 3 से 4 बार आरोही से ढेर सारी चूड़ियां खरीदता, जिनका भाव बहुत अधिक होता है। माहिर अब ऐसे हो या वैसे किसी न किसी तरह से आरोही की मदद करने लगता है और फिर एक दिन आखिरकार वो अपने दिल की बात आरोही से जाहिर कर ही देता है।
आरोही जी, आई लव यू। मैं आपसे बहुत 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 प्यार करता हूं। क्या आप मुझसे शादी करना चाहोगी और मेरी धर्मपत्नी बनना चाहोगी? हाँ माहिर जी, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे भी आपसे प्यार हो गया है। आई लव यू माहिर जी। इस तरह दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन जब आरोही जनार्दन को माहिर की तस्वीर दिखाती है, तब जनार्दन गुस्से से बौखलाने लगता है। दूर रखो इस तस्वीर को, दूर रखो, दूर रखो। लेकिन पापा, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? माहिर जी एक बहुत अच्छे और भले इंसान हैं। नहीं बेटा, तुम भ्रम में जी रही हो। ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो यही था जिसने मुझे अपनी गाड़ी से टक्कर मारी थी बाजार में, और मुझे बीच रास्ते में घायल करके फिर आया भी नहीं देखने। तेरा बाप आज अपाहिज है तो वो इस लड़के की वजह से। क्या? ये सच सुनकर आरोही चौंक जाती है। वो अब धर्म संकट में फंस जाती है। लेकिन जब वो ये बात माहिर को बताती है, तब आरोही, वो लड़का जिसके कारण जनार्दन अंकल का एक्सीडेंट हुआ, वो मैं नहीं, वो मेरा जुड़वा भाई था। ये रही हमारी तस्वीर। क्या? लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा तो मैं तुम्हें उससे मिलवा भी सकता हूं। उसने मुझे भी प्रॉपर्टी के लिए जान से मारने की कोशिश की थी, जिसकी सजा वो अब जेल की सलाखों के पीछे कैद रहकर काट रहा है। माहिर आरोही और जनार्दन को पुलिस स्टेशन ले जाकर उसका जुड़वा भाई को दिखाता है, और इस तरह जनार्दन की तसल्ली हो जाती है और सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। गरीब चूड़ी वाली आरोही की शादी एक अमीर लड़के माहिर से हो जाती है। आरोही जी, आपके इन हाथों ने बहुत कष्ट किए हैं ना। कांच की चूड़ियां बना बनाकर बहुत सख्त हो गए हैं, लेकिन अब नहीं। माहिर आरोही के हाथों में सोने के कंगन पहनाता है, और ये देख आरोही की आंखें भर आती हैं। अब ये आरोही सिर्फ हाथ से रहेगी, मालिकों की तरह। थैंक यू माहिर जी, मेरी जिंदगी में आकर मुझे इतनी सारी खुशियां देने के लिए। माहिर आरोही और उसके पिता जनार्दन का बहुत अच्छे से ख्याल रखता, और वो लोग खुशी से एक सुंदर और सुखमय जीवन बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।